हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 साइबर क्राइम की। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अभी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूनिट 4 में हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और रेगुलेशन बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं, मतलब कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो सर्टिफाइड हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, मतलब उन अथॉरिटीज़ की क्या ड्यूटीज़ हैं। तो उससे रिगार्डिंग हम प्रोविज़न सबसे पहले कवर करेंगे। तो व्हाट आर द प्रोविज़न रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर टू रेगुलेट द सर्टिफाइंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 17 ऑफ आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट का जो सेक्शन 17 है उसके अंतर्गत जितनी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ आती हैं उनके रिगार्डिंग हमें प्रोविज़न्स बताने हैं कि हम उनकी अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, और कौन से वो कंट्रोलर होते हैं, कौन से अदर ऑफिसर्स होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं और वो अथॉरिटी कहलाते हैं। तो सेक्शन 17 प्रोवाइड करता है कंट्रोलर और जो भी ऑफिसर्स होते हैं अथॉरिटीज़ के, उनको अपॉइंट करने के लिए कि हाँ भाई ये अथॉरिटी जो है, ये जो कंट्रोलर हैं या ये जो ऑफिसर्स हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा सेक्शन 17 के अंतर्गत। तो कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर इज़ द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। तो जितनी भी अथॉरिटीज़ आईटी एक्ट में सर्टिफाइड हैं उनका कंट्रोल करता है, और ये जो अपॉइंटेड होता है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इस कंट्रोलर को। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस कंट्रोलर को अपॉइंट किया जाता है। तो अब हमें एक डायग्राम और एक हायरार्की गिवन है जिसमें हम ये सब पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सर्टिफाइंग अथॉरिटी और उनके सब्सक्राइबर, साथ में उनकी क्या क्या पावर होती है उनके हाथ में और क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका क्या काम है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है रूल्स बनाना, है ना, रूल्स बनाना एंड सेट एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो भी रूल के रिगार्डिंग एजेंसीज होती हैं उनको सेट करना। उसके बाद जो उसके बाद की जो अथॉरिटी आती है वो आती है साइबर एक्ट रेगुलेटिंग अथॉरिटी आती है। तो ये अथॉरिटी क्या करती है? ये रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है जितने भी साइबर स्पेस के यूज़र्स हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये उस चीज़ पे कंट्रोल करती है। तो उसके बाद आता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उसके बाद कंट्रोलर आता है। तो कंट्रोलर अभी हमने पढ़ा कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो कंट्रोलर क्या करता है? जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ आती हैं, यानी कि जो अदर ऑफिसर्स होते हैं। कौन कौन से? डिजिटल सर्टिफिकेट इशू फॉर डिजिटल सिग्नेचर, तो ये इशू होते हैं इसमें। तो अभी हम इसके बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी हमें सिर्फ एक चार्ट गिवन है जो आपको एग्जाम में बना कर आना है। एंड उसके बाद होते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइबर कौन होता है? एक ऐसा यूज़र जो डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करता है और या फिर डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करता है ना। इससे पहले यूनिट 3 में हमने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ा, जिसमें पब्लिक की, प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की वो होती है जो ऑनर को, यानी कि जो भी सिग्नेचर जिसके भी जो क्रिएट करता है उसको पता होती है, और जो पब्लिक की होती है वो सबको पता होती है। ये हमने पढ़ा 3 में। तो ओके, एक सेकेंड। तो अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे। तो प्रोविज़न रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। तो अब कंट्रोलर की अपॉइंटमेंट करनी है हमको, तो इससे रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या प्रावधान रहेंगे, और अदर ऑफिसर्स को भी अपॉइंट जब किया जाता है तो उससे रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न होते हैं। तो नंबर 1 जो हमें यहाँ पे प्रोविज़न गिवन है वो गिवन है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट अ कंट्रोलर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन जारी करती है और कंट्रोलर के अपॉइंट करती है, कंट्रोलर को अपॉइंट करती है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं हमारे आईटी एक्ट में सेक्शन 17 के अंतर्गत। एंड मे ऑल्सो अपॉइंट सच नंबर ऑफ डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, जैसा कि मैंने बताया अदर ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड जो प्रोविज़न हमें गिवन है वो गिवन है द कंट्रोलर शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंडर दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। की जो भी कंट्रोलर होगा अपॉइंट किया जाएगा और उसको जो है फंक्शंस, जो भी कार्य हैं उसके दिए जाएंगे, एंड टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाएंगी।
और जो हमारा डिप्टी कंट्रोलर होता है, यानी कि कंट्रोलर के नीचे वाली पोस्ट जो होती है डिप्टी कंट्रोलर या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जो कि कंट्रोलर देगा। यानी कि कंट्रोलर बड़ा ऑफिसर है और इसके छोटे छोटे जो ऑफिसर हैं उसके मतलब सबऑर्डिनेट्स आप कह सकते हो, डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर। तो कंट्रोलर जो भी आदेश जारी करेगा, जो भी काम देगा, वो डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर को करना पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होती है कि आपको अगर कंट्रोलर बनना है तो आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और होना चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। उसके बाद जो हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस होता है कंट्रोलर का, वो भी एस्टैब्लिश किया जाता है जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगता है। उसके बाद देयर शेल बी अ सील ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर, तो एक कंट्रोलर की सील भी होती है, यानी कि इसको आप एक स्टैम्प बोल सकते हैं। तो इनकी भी एक अपनी वो होती है, स्टैम्प या सील बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। तो अब ऐसे कौन कौन से कार्य होते हैं जो कंट्रोलर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब ये आता है हमारा सेक्शन 18 के अंतर्गत कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कंट्रोलर करता है। तो नंबर 1 जो यहाँ पे गिवन है, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कि जो भी हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको रेगुलेट करना। जैसे कि क्या, टू एक्सरसाइज सुपरविजन, की नज़र रखना कि जो भी अथॉरिटीज़ है उसके अंडर, कंट्रोलर के अंडर, उन पे नज़र रखना कि वो अपना काम ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं। और टू सर्टिफाई पब्लिक की ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, तो पब्लिक कीज़ के बारे में सर्टिफाई करना। उसके बाद लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स, तो स्टैंडर्ड भी बनाना कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड जो है आपको मेंटेन रखने हैं। और साथ में क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई करना, एक्सपीरियंस स्पेसिफाई करना कि अब जो भी एम्प्लॉयज़ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ में आएंगे उनके अंदर ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद टू स्पेसिफाई द कंडीशंस, तो कंडीशंस भी स्पेसिफाई करना कि जो भी हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के बिजनेस होंगे उसको किस तरीके से कंडक्ट करना है, उसकी कंडीशंस भी कंट्रोलर के द्वारा करी जाती है डिसाइड। उसके बाद टू स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ रिटर्न, प्रिंटेड और विजुअल मटेरियल एंड एडवर्टीजमेंट दैट मे बी डिस्ट्रीब्यूट और यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड द पब्लिक की। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और जो पब्लिक की से रिगार्डिंग जो भी प्रिंट का खर्चा या रिटर्न कंटेंट या विजुअल मटेरियल या एडवर्टाइज का जो भी होता है उसको भी स्पेसिफाई किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा। उसके बाद टू स्पेसिफाई द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड द की स्पेसिफाई करना क्या कि क्या फॉर्म रहेगा, क्या उसके अंदर कंटेंट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे, वो सब भी कंट्रोलर करता है। उसके बाद टू स्पेसिफाई द फॉर्म एंड मैनर इन विच अकाउंट शेल बी मेंटेन, कि किस तरीके से अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के द्वारा, ये भी होता है, स्पेसिफाई किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा। तो ये सारे इसके कार्य लिखे हुए हैं। आप ये भी देख सकते हैं टू रिजॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड द सब्सक्राइबर्स, जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ और उनके सब्सक्राइबर्स के बीच अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई वाद विवाद है, तो उसको सॉल्व करने का काम भी कंट्रोलर का होता है। साथ में ड्यूटीज़ ले डाउन करना, ये भी कंट्रोलर का काम होता है। तो ये सब है। उसके बाद दूसरा जो आता है कार्य वो आता है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। तो ये सेक्शन 19 के अंतर्गत आता है कि इसमें आपको रिकॉग्निशन करना होता है जो भी फॉरेन की सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है उनको पहचानना कि हाँ भाई ये हमारे इंडिया की नहीं है, ये फॉरेन की हैं, तो इनको पहचानना। तो द कंट्रोलर विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली जाती है और फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और फिर रिकॉग्नाइज, पहचान की जाती है किसी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी की। और कंट्रोलर में रिवोक सच रिकॉग्निशन बाय नोटिफिकेशन, तो कंट्रोलर जो है उस रिकॉग्निशन को कैंसिल भी कर सकता है तो नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। और रीज़न भी साथ में लिखा जाना चाहिए कंट्रोलर के द्वारा। तो ये भी कार्य होता है कंट्रोलर का। तीसरा कार्य है कि लाइसेंस ग्रांट करना किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि हाँ भाई अगर आप एक सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 21 के अंतर्गत आता है। तो ये लाइसेंस कौन देता है, ये कंट्रोलर देता है। तो कंट्रोलर के पास ये पावर होती है लाइसेंस देने की किसी भी पर्सन को जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करना चाहता है।
तो द पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन एंड फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पर्सन क्या कर सकता है, एप्लीकेशन सबसे पहले वो देगा और जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, मैन पावर ऑब्वियसली और फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो होना ही चाहिए, तब जाके उसको लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद सस्पेंडिंग लाइसेंस ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। अब कंट्रोलर को के हाथ में ये भी पावर होती है कि कंट्रोलर जो है लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है। तो कंट्रोलर जो है सस्पेंड कर सकता है लाइसेंस अगर उसको सही लगता है। अगर वो इंक्वायरी बिठाता है और उसको ये लगता है कि ये लाइसेंस सस्पेंड किया जाना चाहिए, तो ये कंट्रोलर की पावर होती है कि वो लाइसेंस को सस्पेंड भी कर सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज़ मेड अ स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट, कि अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि गलत है, जो कि फॉल्स है, तो उनका जो है लाइसेंस क्या हो जाएगा, सस्पेंड किया जा सकता है कंट्रोलर के द्वारा। या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो है वो फेल हो गई हैं टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई करने में, कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं अगर उन्होंने उनको फुलफिल नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया, तो उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो है वो फेल हो गई हैं स्टैंडर्ड मेंटेन करने में। हम जानते हैं ना, कंट्रोलर जो है वो स्टैंडर्ड बनाते हैं और उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो अगर आपने वो फॉलो नहीं करा तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, किसका, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ का। और उसके बाद आता है कि अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी की क्या ड्यूटीज़ होती है। अभी तो हमने पढ़ा कंट्रोलर के बारे में कि कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर की पावर क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। तो सेक्शन 30 ये प्रोवाइड कराता है कि कौन कौन से रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को, अगर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहती हैं डिजिटल सिग्नेचर्स वाली अपने सब्सक्राइबर्स को, तो उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। तो नंबर 1 जो है वो है कि एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स। ऑब्वियसली आपको रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे जो कि बनाए गए हैं कंट्रोलर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ इशुएंस। अगर कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर इशू करना चाहती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इशू करना चाहती हैं, तो उनको कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे। सबसे पहले मेक यूज़ ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए, प्रोसीजर्स उनको यूज़ करने चाहिए दैट सिक्योर फ्रॉम इंट्रूशन और मिसयूज़, कि उनको एक ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए जो सिक्योर भी हो। उसके बाद प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी इन इट्स सर्विस, की रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, ऑब्वियसली विश्वसनीयता होना बहुत ज़रूरी है। अब जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो भी सर्विस प्रोवाइड करना जा रही हैं, उनमें रीजनेबल रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, है ना, कि लोग उन पर विश्वास करें, विश्वसनीयता होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अधेयर टू सिक्योरिटी प्रोसीजर टू एंश्योर दैट द सीक्रेसी एंड प्राइवेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आर एश्योर्ड। अब जो भी सब्सक्राइब करेगा उस सर्टिफाइड अथॉरिटी में, तो सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, सीक्रेसी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एश्योर करता है, मतलब ये भी ड्यूटी होती है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की। उसके बाद बी द रिपोजिटरी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू अंडर दिस एक्ट। तो ऑब्वियसली जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसका रिपोजिटरी बनना पड़ेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। उसके बाद पब्लिक इन्फॉर्मेशन पब्लिश इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स प्रैक्टिसेस। अब जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिश की जानी चाहिए, जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड जो भी करंट स्टेटस है उन सर्टिफिकेट्स का, उसकी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। तो ये ड्यूटीज़ होती हैं सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की। और लास्ट वाली हम पढ़ लेते हैं एक बारी कि एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शेल डिस्क्लोज इट्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट विच कंटेन पब्लिक की। तो जितनी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं उनको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डिस्क्लोज करना चाहिए, यानी कि बता देना चाहिए जिसमें पब्लिक की लिखी हो, है ना, पब्लिक की, ना कि प्राइवेट की। तो विच इज़ यूज्ड बाय सीए, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी ड्यूटीज़ थी। अब आता है हमारा सेक्शन 21 जो कि बोलता है कि प्रोविज़न बताने हैं लाइसेंस के इशुएंस से रिलेटेड, कि कैसे लाइसेंस मिलेगा। तो अब बोला गया है कि सेक्शन 21 ये प्रोवाइड करता है कि कंट्रोलर जो है वो लाइसेंस इशू करेगा किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, कि अगर कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी चाहती है कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करे तो उनको सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस कौन देगा? कंट्रोलर देगा। किस सेक्शन के अंतर्गत देगा? 21 सेक्शन के अंतर्गत देगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि एनी पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन, कोई भी पर्सन जो है वो पहले तो एप्लीकेशन करेगा, मतलब एप्लीकेशन देगा कंट्रोलर को
कि हाँ भाई हमको जो है लाइसेंस चाहिए इस चीज़ का। तो अब बोला गया है कि नो लाइसेंस शैल बी इशूड अनलेस द एप्लीकेंट फुलफिल सच रिक्वायरमेंट। अब कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा जब तक कि आप रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना करें। अब कुछ ना रिक्वायरमेंट्स भी होती है, अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, मैन पावर, फाइनेंशियल सर्विसेज, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जब जाके आपको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा कंट्रोलर के द्वारा। उसके बाद अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी वैलिड फॉर सच पीरियड एज मे बी। अब जो लाइसेंस मिलेगा वो भी कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद नोट बी ट्रांसफरेबल, आप किसी को वो लाइसेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी आपको लाइसेंस मिलेगा वो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी उस लाइसेंस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद बी सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एंड मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। तो ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगी ही। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 22 जो कि कहता है कि एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन देनी है लाइसेंस के लिए तो आपको क्या प्रोसीजर फुलफिल करना पड़ेगा उसके बारे में सेक्शन 22 हमें बताता है कि ये डिटेल है अबाउट द एप्लीकेशन, जिसमें वेरियस अटैच डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फीस होती है, दैट हैज़ टू बी मूव फॉर द इशुएंस ऑफ लाइसेंस टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको कुछ एप्लीकेशन में क्या करना होगा उसके बारे में बताया गया है। तो ये बोलता है कि दैट एवरी एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ अ लाइसेंस शैल बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो डिसाइड होगा कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन देंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि यह सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट होगा, मतलब आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा। उसके बाद स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होगा, प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन, और साथ में आपको फ़ीस पे करनी होगी जो 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी, और सच अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितनी भी और भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अटैच करनी पड़ेंगी अपनी एप्लीकेशंस के साथ। उसके बाद सेक्शन 23 किससे डील करता है कि अगर आपको लाइसेंस को रिन्यू कराना है, यानी कि रिन्यूअल कराना है, तो ये सेक्शन 23 के अंतर्गत आता है कि आप कैसे लाइसेंस को रिन्यूअल कराएंगे, यानी कि दोबारा से उसको अपडेट कराएंगे, है ना। तो उसमें बोला गया द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस शैल बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और आपको फीस देनी होगी जो कि 5,000 से ज़्यादा नहीं होगी, और विच में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शैल बी मेड नॉट लेस दैन 45 डेज बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। तो अब जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ है तो उसके 45 डेज़ के अंदर आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 25 आता है जो कि बोलता है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच द कंट्रोलर में रेवोक और सस्पेंड द लाइसेंस ऑफ ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब अगर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो हम उनका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे, यानी कि कंट्रोलर के द्वारा उनका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, रेवोक, कैंसिल, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 25 हमसे बोलता है कि कंट्रोलर में रेवोक अ लाइसेंस, कुछ ऐसी एक्ट में मेंशन है, चीज़ें स्पेसिफाइड हैं कि अगर आपने द कंप्लायंस ऑफ एनी वन ऑफ द 4 कंडीशंस स्टाइपुलेटेड अंडर दिस सेक्शन, जो भी सेक्शन में बताई गई हैं साफ अगर आपने उनको फुलफिल नहीं किया तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो बोला गया है यहाँ पे हमें कंडीशंस गिवन है, तो हम कंडीशंस पढ़ेंगे वो क्या है। नंबर 1, द कंट्रोलर में रेवोक द लाइसेंस ऑफ ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी इफ़ ही सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी। अगर कंट्रोलर ने इंक्वायरी करी है और कंट्रोलर को लगता है कि ये लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, तो पहली कंडीशन है अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज़ मेड अ स्टेटमेंट इन और रिलेशन इनटू द एप्लीकेशन फॉर द इशू और रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस विच इज़ इनकरेक्ट, कि जो भी उन्होंने एप्लीकेशन दी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने जो भी एप्लीकेशन दी, जो भी स्टेटमेंट दिया वो गलत है, तो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। और फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स, अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपने मतलब आपने कंप्लाई नहीं करी, आपने उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करा, तो आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद फेल टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, अगर आप स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में फेल हो गए तो भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और कॉन्ट्रावेंड एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो भी इस एक्ट में प्रोविजंस गिवन है अगर आपने उनके खिलाफ जाके कुछ किया तो भी आपका लाइसेंस, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ का लाइसेंस जो है सस्पेंड हो जाएगा।
और बोला गया है कि नो लाइसेंस शैल बी रिवोक अनलेस द सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली हम उनका लाइसेंस तब तक कैंसिल नहीं करेंगे जब तक हम उनसे पहले रीज़न मांगेंगे। कोई भी अगर उन्होंने गलती करी है तो उनका रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उनको दी जाएगी, उनको मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। जब वो अपनी बात रखने पर भी अपनी बात को सही नहीं प्रूव कर पाएंगे तब उनका हम लाइसेंस सस्पेंड करेंगे। उसके बाद कंट्रोलर में सस्पेंड सच लाइसेंस इफ हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट देयर इज एनी ग्राउंड ऑफ रिवोकिंग अ लाइसेंस पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ एनी इंक्वायरी ऑर्डर बाय हिम। तो बोला गया है कि कंट्रोलर जो है वो लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है अगर उनके पास कोई रीजनेबल कारण है तो। और बोला गया है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जानी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है नो सर्टिफाइंग अथॉरिटी हुज लाइसेंस हैज बीन सस्पेंडेड शैल इशू एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का हमने ऑलरेडी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगी ड्यूरिंग सच सस्पेंशन। अगर उनका कैंसिल चल रहा है, सस्पेंशन चल रहा है तो वो जारी नहीं कर सकती। उसके बाद अगला आता है हमारा, हमें प्रोविजंस बताने हैं सेक्शन 26 आईटी एक्ट के, जो कि है नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रेवोकेशन। सबसे पहले तो कंट्रोलर क्या करेगा, नोटिस भेजेगा ना सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल करने जा रहे हैं। तो सेक्शन 26 इससे डील करता है कि जहाँ पे वेयर द लाइसेंस ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज सस्पेंडेड और रिवोक्ड, द कंट्रोलर सबसे पहले क्या करेगा, नोटिस पब्लिश करेगा, नोटिस देगा और अपना कारण बताएगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्यों आपका लाइसेंस सस्पेंड कर रहा हूँ। तो कंट्रोलर नोटिस देगा इस बात का और जो भी केस होगा उसमें वो लिखा जाएगा और प्रोवाइडेड द डेटाबेस, उसमें डेटा लिखा जाएगा जो भी कि भाई हम क्यों सस्पेंशन कर रहे हैं। और वेबसाइट के थ्रू होगा विच शैल बी एक्सेसिबल राउंड द क्लॉक, मतलब आप उस पर एक्सेस भी कर सकते हो और जो भी उसको ठीक लगेगा वो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा पावर्स ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर की क्या पावर होती है, तो क्या ना कंट्रोलर डेलीगेट हिज पावर, क्या कंट्रोलर अपनी पावर किसी और को दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है। तो बोला गया है यस दे सकता है। अकॉर्डिंग टू 27 एक्ट सेक्शन 27 ऑफ आईटी एक्ट का जो सेक्शन 27 है वो बोलता है कि कंट्रोलर में इन राइटिंग अथोराइज द डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और एनी ऑफिसर, मतलब डिप्टी कंट्रोलर हो गया या असिस्टेंट कंट्रोलर को वो पावर्स को डेलीगेट करने के लिए बोल सकता है, मतलब अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। तो सेक्शन 27 ये कहता है कि कंट्रोलर अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर और एनी पर्सन ऑथोराइज बाय हिम, तो जो भी पर्सन है ऑथोराइज करेगा वो शैल हैव द एक्सेस टू एनी कंप्यूटर सिस्टम डाटा और एनी अदर मटेरियल कनेक्टेड विद सच सिस्टम इफ ही हैज़ रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट द कॉन्ट्रवेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो कंट्रोलर जो है जो भी वो पर्सन ऑथोराइज करेगा उसमें किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को वो एक्सेस भी कर पाएगा, जो भी मटेरियल कनेक्टेड है उससे एक्सेस कर पाएगा और रीजनेबल कारण होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 29 जो बोलता है कि एक्सप्लेन करो कंट्रोलर की पावर्स को जो कि कंप्यूटर एक्सेस से रिलेटेड है, कि अगर कंप्यूटर में एक्सेस लेना है, कंप्यूटर में पे एक्सेस लेना है और जो भी डाटा है सेक्शन 29 उसमें हमें एक्सप्लेन करना है। तो बोला गया विदाउट प्रेजुडिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 69 सबसेक्शन 1 द कंट्रोलर और एनी पर्सन ऑथोराइज बाय हिम शैल हैव एक्सेस टू एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो कंट्रोलर के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर एक्सेस कर सकता है और जो भी मटेरियल कनेक्टेड है उस सिस्टम से वो देख सकता है, सर्च कर सकता है और कोई भी इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन कर सकता है, जो भी डाटा उसमें अवेलेबल है, इफ़ ही हैज़ रीजनेबल कॉज, अगर उसके पास रीजनेबल कारण है तो ही। अब इस पर्पस के लिए कंट्रोलर और एनी पर्सन ऑथोराइज बाय हिम, कंट्रोलर के द्वारा जो भी पर्सन ऑथोराइज किया जाएगा वो जो है ये काम कर सकता है और वो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है, बस उनके पास एक रीजनेबल कॉज होना ज़रूरी है। और यहाँ पे हमें कुछ कंटेंट्स दिए हैं सेक्शन 69 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, जिसमें बोला गया है कि इस सेक्शन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑथोराइज ऑफिसर जो है वो डायरेक्ट एनी एजेंसी में कर सकता है। और यहाँ पे सारी वो दी हुई है, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया। तो आगे हम पढ़ते हैं अब क्या क्या प्रोविज़न है जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। तो सेक्शन 35 इससे डील करता है। तो सेक्शन 35 कहता है प्रोवाइड करता है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी, की कौन कौन सा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो वो उसके बारे में बताया गया है। तो बोला गया है कि एप्लीकेशन दी जाएगी, वही 25,000 से ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो अभी हमने पढ़ा ये वही था और ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
उसके बाद आता है सेक्शन 36। तो सेक्शन 36 की बात करें तो हमें एक्सप्लेन करना है रिप्रेजेंटेशन टू बी मेड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो अब हमें कुछ रिप्रेजेंटेशंस एक्सप्लेन करनी है जो कि सेक्शन 36 के अंतर्गत आती हैं। तो सेक्शन 36 बोलता है कि कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कवर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को करनी पड़ेंगी। और तो बोला गया है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी वाइल इशूइंग, जब वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो उनको कुछ सर्टिफाई भी करना होता है, क्या कि इट हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविज़न, जो भी आईटी एक्ट के प्रोविज़न है उनके साथ उनको चलना पड़ता है, रेगुलेशंस को मानना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और इट हैज़ पब्लिश द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और अदरवाइज मेड इट अवेलेबल टू सच पर्सन रिलाइंग ऑन इट। तो जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको पब्लिश किया जाना चाहिए, और ताकि जो है पर्सन्स जो भी सब्सक्राइबर है और उनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, मतलब सब्सक्राइबर जो है उनको एक्सेप्ट करेगा, तो ये भी पब्लिश किया जाना चाहिए। तो सब्सक्राइबर को जो भी इसका सब्सक्राइबर होगा उसके पास प्राइवेट की भी होगी और साथ में पब्लिक की भी होगी जो लिस्टेड होती है हमारे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में हमेशा पब्लिक की रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, ना कि प्राइवेट की। तो प्राइवेट की किसके पास होती है, जो भी डिजिटल सिग्नेचर का क्रिएटर होता है उसके पास होती है। उसके बाद द सब्सक्राइबर होल्ड अ प्राइवेट की, हम जानते हैं सब्सक्राइबर के पास प्राइवेट की होती है विच इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर। तो वो कैपेबल होता है किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए। तो द पब्लिक की, जो पब्लिक की होती है वो लिस्टेड होती है हमारे सर्टिफिकेट में, और हम उसको यूज़ किस लिए करते हैं, पब्लिक की का यूज़ होता है वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को। आगे आता है हमारा सेक्शन 37 जो कि बोलता है कि आईटी एक्ट का कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी में सस्पेंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इफ इट इज इन द ओपिनियन ऑफ दैट सच स्टेप नीड टू बी टेकन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो सेक्शन 37 कहता है आईटी एक्ट का कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो है में सस्पेंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मतलब वो डिजिटल जो भी उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया था वो उनको सस्पेंड भी कर सकती है। कौन, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, किसको, जो भी उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया था उसको। तो अगर उनको लगता है, उनके पब्लिक के इंटरेस्ट में लगता है तो वो ऐसा कर सकती है। तो सच सर्टिफिकेट शेल नॉट बी सस्पेंडेड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज। तो बोला गया है कि सच सर्टिफिकेट शेल नॉट बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज अनलेस द सब्सक्राइबर हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। तो अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर किसी सब्सक्राइबर का सर्टिफिकेट क्या कर रही है, सस्पेंड कर रही है, तो उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी उस सब्सक्राइबर को अपॉर्चुनिटी देगी कि सुनने की, भाई जो भी उन्होंने जिस वजह से सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसका लाइसेंस कैंसिल कर रही है, आई मीन सर्टिफिकेट कैंसिल कर रही है, तो उसको सुना जाएगा। तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन ठीक है। तो कंटेंट दिया हुआ है, द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज़ इशूड अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में सस्पेंड सच डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास ये पावर होती है कि जो उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया था उसको वो सस्पेंड भी कर सकती है। तो बोला गया है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ ए रिक्वेस्ट, एक तो अगर किसी पर्सन ने खुद ही रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा सस्पेंड कर दो, तो दूसरा इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शुड बी सस्पेंडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए वो ठीक है, वो सस्पेंशन तो इस सिचुएशन में कर सकती है, और वही 15 दिन तक की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और यही सब। उसके बाद आता है हमारा 38 सेक्शन जो कि कहता है कि ऐसे कौन से सिचुएशंस होती हैं, ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेज होती हैं जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देंगी। तो अभी हमने वही पढ़ा था कि कैंसिल कर सकती हैं अपॉन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। मान लो सब्सक्राइबर की ही डेथ हो गई तो ऑब्वियसली उसको रेवोक कर देंगी वो। और वेयर द सब्सक्राइबर और एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम मेक अ रिक्वेस्ट टू दैट अफेक्ट। ऑब्वियसली अगर सब्सक्राइबर खुद ही बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरा ये सस्पेंड कर दो लाइसेंस, आई मीन जो ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है इसको कैंसिल कर दो, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म ही डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, तो और भी यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं कि जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रेवोक कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ रीजंस हमें गिवन है, बहुत ही इजी से रीज़न है कि बोला गया है कि सब्सक्राइबर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, दिवालिया घोषित हो गया है तब भी, और प्राइवेट की के बारे में बात की गई है कि उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो भी, और जब तक कैंसिल नहीं किया जाएगा, जब तक कि सुनने की उसको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए सब्सक्राइबर को।
और साथ में बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में, अ मटीरियल फैक्ट रिप्रेजेंटेटेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ फॉल्स, कि जो भी मटीरियल फैक्ट रिप्रेजेंट किया गया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वो गलत है तो भी कैंसिल किया जा सकता है। और अब आता है हमारा व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ ए सब्सक्राइबर ऑफ ए डिजिटल सिग्नेचर अंडर द IT एक्ट। तो अब कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है सब्सक्राइबर की ड्यूटीज़ की बात की गई है। तो जनरेटिंग की पेयर, ऑब्वियसली उनको प्राइवेट और पब्लिक की पेयर बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट की तो उन्हीं को ही पता होती है ना, सब्सक्राइबर्स को। और ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेंगे वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाएगा, इसी के बारे में लिखा हुआ है ये। ऑब्वियसली उनके पास प्राइवेट की का कंट्रोल तो होगा ही होगा, पब्लिक की सबको पता होती है, लेकिन जो प्राइवेट की होती है वो सिर्फ सब्सक्राइबर को पता होती है, तो यही लिखा हुआ है इसमें। और यहाँ पे कुछ हमें डिफरेंसेस बताए गए हैं कि साइबर कॉन्ट्रावेंशन और साइबर ऑफेंसेस में क्या फ़र्क है। तो कॉन्ट्रावेंशन की बात, मीनिंग पढ़ते हैं सबसे पहले दोनों का। तो मीनिंग में हमें क्या गिवन है साइबर कॉन्ट्रावेंशन में, कि साइबर कॉन्ट्रावेंशन क्या है, एक ब्रीच और एब्यूज़ ऑफ अ रूल। ब्रीच मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, किसी चीज़ का उल्लंघन करना। तो साइबर कॉन्ट्रावेंशन क्या है कि हमने किसी जो भी साइबर लॉ से रिलेटेड रूल है या जो भी प्रोसीजर है उसका हमने ब्रीच कर दिया, यानी कि हमने कुछ उल्लंघन कर दिया, हमने जो है कैंसिल कर दिया, हमने माने नहीं रूल्स वगैरह, तो वो साइबर कॉन्ट्रावेंशन में आता है। साइबर ऑफेंस की बात करें तो ये एग्जीक्यूशन है ऑफ एन एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय साइबर लॉ। तो ये तो बिल्कुल ही मना ही है, आपको कोई अपराध तो करना ही नहीं है। उसके बाद नेचर की बात करें तो साइबर कॉन्ट्रावेंशन प्राइमरली डील करता है अनऑथराइज या फिर इलीगल एक्सेस टू कंप्यूटर। जब किसी कंप्यूटर का इलीगल एक्सेस करने की कोशिश की जाती है तो साइबर कॉन्ट्रावेंशन उससे डील करता है। फिर साइबर ऑफेंस की बात करें तो ये सीरियस जो साइबर क्राइम्स है उससे डील करता है। साइबर कॉन्ट्रावेंशन हमारे 43 से 45 सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो हमारे साइबर ऑफेंसेस हैं ये 65 to 78 के अंतर्गत आते हैं। प्रोसिक्यूशन की बात करें तो साइबर कॉन्ट्रावेंशन से सिविल प्रोसिक्यूशन हो सकता है और साइबर ऑफेंस से जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कंट्रोलर अपॉइंटेड बाय दी, जो भी कंट्रोलर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऑथराइज होता है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है इस चीज़ की, साइबर कॉन्ट्रावेंशन की। लेकिन जो साइबर ऑफेंसेस हैं इसका पुलिस करता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पेनल्टीज़, क्या क्या पेनल्टीज़ हो सकती हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे गिवन है। पेनल्टीज़ के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन है। हाँ, तो ये वही है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये पढ़ना ज़रूरी है क्या? आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।